सीपीआईएम के हर इलेक्शन साइकिल में बंगाल में बॉडी काउंट आता था। टीएमसी ने टर्मिनोलॉजी बदल दी लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहा। सोनार बांग्ला यानी गोल्डन बंगाल बीजेपी का कैंपेन प्रॉमिस बना। बंगाल का पॉलिटिकल मैप एक रात में बदल गया। वायलेंस एस्केलेट हुआ, प्री पोल क्लैशेस, बूथ जैमिंग, वर्कर्स पे फिजिकल अटैक्स। जो भी पार्टी जीते, पॉलिटिकल वायलेंस के लिए क्या कुछ स्पेसिफिकली बदल पाएगा? 2011 से 2021 तक 2 फुल टर्म्स, 3 मेजर इलेक्शन साइकिल्स। इन नंबर्स के बारे में कोई ऑफिशियली एग्री नहीं करता, लेकिन जो डेटा अवेलेबल है, एनसीआरबी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस, कोर्ट रिकॉर्ड्स, वो एक कंसिस्टेंट पिक्चर देते हैं। ये किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन की रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिया के एक स्टेट के इलेक्शन का रिकॉर्ड है। वेस्ट बंगाल इंडिया का 6th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ हर इलेक्शन के साथ एक चीज़ गारंटी होती है, और वो गारंटी वोट देने वाला कैंडिडेट नहीं देता, वो गारंटी देता है सिस्टम, वायलेंस की गारंटी। और ये कोई नई बात नहीं है, डेकेड्स से चलता आ रहा है। सीपीआईएम के टाइम में होता था, टीएमसी के टाइम में हो रहा है, और अभी जो 2026 के चुनाव के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके बाद चाहे जो भी जीते, क्या कुछ बदल पाएगा? और ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। दिल्ली से पहले, मुंबई से पहले एक ऐसा स्टेट होता था जो एक्चुअली इंडिया का सेंटर था, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली। कलकत्ता लगभग 150 साल तक ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल। यहाँ से सब कॉन्टिनेंट गवर्न होता था, यहाँ से पैसा चलता था, यहाँ से आइडियाज शेप होते थे। 20वीं सेंचुरी के शुरू में जो कोलकाता था, वो सिर्फ एक सिटी नहीं था, एक स्टेटमेंट था। कलकत्ता का पोर्ट अनडिवाइडेड इंडिया के ट्रेड का सिग्निफिकेंट हिस्सा हैंडल करता था। जूट मिल्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, स्टील। बंगाल इंडिया का इंडस्ट्रियल हब था, तब भी जब बाकी इंडिया इंडस्ट्री को ठीक से जानती भी नहीं थी। टाटा बिरला जैसे ब्रांड्स ने अपनी अर्ली फाउंडेशंस यहीं रखी थी। इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी बंगाल बहुत आगे था। रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, ये एक ऐसी जगह थी जहां साइंस, आर्ट, कॉमर्स और पॉलिटिक्स एक ही स्पेस में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन उस ब्रिलियंस के नीचे एक और चीज थी जो हमेशा रही, एक इंटेंसिटी, एक लड़ने की तैयारी। बंगाल की हिस्ट्री कभी शांत नहीं रही, और यही एग्रेशन या ये क्वालिटी, सही या गलत, आगे की पूरी स्टोरी को शेप देती रही। सुभाष चंद्र बोस बंगाल में सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, वो एक इमोशन है। वो लीडर जिसने गांधी के अप्रोच से अलग होके आर्म रेजिस्टेंस चूज की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, ये एक कॉल था, एक स्पेसिफिक माइंडसेट के लिए। पैशनेट, एग्रेसिव, कंप्लीटली कमिटेड। सुभाष चंद्र बोस की डेथ 1945 में होती है, इंडिया को आजादी 1947 में मिलती है। लेकिन जो इमोशनल एनर्जी या फिर एग्रेशन सुभाष चंद्र बोस एक्टिवेट करके गए थे बंगाल में, वो गई नहीं, वो रही। आने वाले डेकेड्स में वो किसी और डायरेक्शन में चैनलाइज होगी, किसी फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं, पॉलिटिकल वायलेंस के रॉ मटेरियल में। आइडियोलॉजी हर डेकेड में बदली, वायलेंस नहीं बदला। 1947 एक और जख्म लाया, बंगाल का पार्टीशन। वेस्ट बंगाल इंडिया के साथ रहा, ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बना, आज का बांग्लादेश। एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक ज्योग्राफी 2 हिस्सों में कट गया। और ये ह्यूमन ट्रेजेडी के अलावा एक इकोनॉमिक ट्रेजेडी भी थी। बंगाल की जूट मिल्स वेस्ट में थी और जूट की फसल यानी रॉ मटेरियल ईस्ट में चली गई। बंगाल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन एक रात में कट हो गई। वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक डिक्लाइन बैड पॉलिटिक्स से शुरू नहीं हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था। 1977 लेफ्ट फ्रंट जीतता है, सीपीआईएम पावर में आती है और 34 साल तक नहीं जाती है। मॉडर्न बंगाल की पॉलिटिक्स को, उसकी वायलेंस को, उसकी इकोनॉमिक्स को अगर समझना है तो इन 34 साल को समझना पड़ेगा। लेफ्ट फ्रंट एक जेन्युइन मैंडेट के साथ आई थी, लैंड रिफॉर्म, वर्कर्स राइट्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और अर्ली ईयर्स में कुछ काम हुए भी। पंचायत सिस्टम स्ट्रेंथन हुआ, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ा, लेकिन पॉलिसी के साथ साथ मशीनरी भी आई, पार्टी कार्डर। और बंगाल में पार्टी कार्डर सिर्फ एक पॉलिटिकल यूनिट नहीं था, वो एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन था। सीपीआईएम के बंगाल में बिजनेस करने के लिए पार्टी क्लियरेंस चाहिए थी, सर्टेन सेक्टर्स में जॉब के लिए पार्टी कार्ड चाहिए था, लोकल ऑफिस के लिए पार्टी बैकिंग के बिना सोचा भी नहीं जा सकता था। नाम सोशलिज्म का था, सिस्टम एक प्रोटेक्शन रैकेट था लाल झंडे के नीचे। और वायलेंस का तो ये हाल था कि सीपीआईएम के हर इलेक्शन साइकिल में बंगाल में बॉडी काउंट आता था। बूथ कैप्चरिंग एक्सेप्शन नहीं होता था, स्ट्रैटेजी होती थी। इलेक्शंस हारने के बाद जो ऑपोजिशन के वर्कर्स होते थे, वो सिर्फ हारते नहीं थे, उनको फिजिकली टारगेट किया जाता था। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने बंगाल को पॉलिटिकल मर्डर्स में कंसिस्टेंटली इंडिया के टॉप स्टेट्स में रिकॉर्ड किया है। और ये एलिगेशंस नहीं है, ये रिकॉर्डेड डेटा है।
दूसरा कैजुअलिटी था इंडस्ट्री। बंगाल का बिजनेस एनवायरनमेंट स्ट्राइक्स, हड़ताल्स, बंद्स का सिनोनिम बन गया था। फैक्ट्रीज बंद हुई, बिजनेसेस दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट हो गए। जो इंडस्ट्रियल बेस बंगाल को अनडिवाइडेड इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बनाता था, वो फॉलो होता चला गया और गवर्नमेंट ने एड्रेस करने की जगह सेम पॉलिटिकल इकोनॉमी कंटिन्यू की। अर्ली 2000 तक बंगाल इंडिया का सबसे पॉलिटिकली वॉलेटाइल और इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट लार्ज स्टेट्स में से एक था। पार्टीशन ने ऑलरेडी बंगाल को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम दिया था। सीपीआईएम के 34 इयर्स ने उस इकोनॉमिक बूम को सिग्निफिकेंटली और ज्यादा गहरा कर दिया था। 1990s के मिड में जब सीपीआईएम अपनी पावर के पीक पे थी, एक पॉलिटिशियन ने एक चॉइस की जो बहुत ही कम लोग करते। ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी, तृणमूल कांग्रेस बनाई और डिसाइड किया कि सीपीआईएम से बंगाल में उनके अपने ग्राउंड पे लड़ेंगी। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां लेफ्ट को अपोज करना मतलब अपनी जान रिस्क में डालना था, लिटरली। 1998 से लेकर 2011 तक ममता बनर्जी ने जो किया उसे पॉलिटिकली डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। वो सिंगूर गई जब सीपीआईएम की गवर्नमेंट फोर्सफुली फार्मलैंड एक्वायर कर रही थी। वो नंदीग्राम गई, सड़कों पे धरने दिए, लाठी चार्जेस फेस किए, ऑर्डिनरी बंगालीज के साथ, फार्मर्स के साथ, डेली वेज वर्कर्स के साथ, विमेन के साथ एक ऐसा कनेक्ट बनाया जो डेकेड से किसी और ऑपोजिशन के लीडर ने नहीं बनाया था। नंदीग्राम 2007, सीपीआईएम वर्कर्स और पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पे फायर किया जो लैंड एक्विजिशन रेजिस्ट कर रहे थे। 14 लोग मरे, फुटेज नेशनल लेवल पे गया। इस मूवमेंट पे ममता का ऑपोजिशन सिर्फ पॉलिटिकल पोजीशन नहीं था, बंगाल की एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए उसमें जेन्युइन मॉरल वेट था। मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था। फाइनली 2011 तक बंगाल चेंज के लिए रेडी हो चुका था। लेफ्ट अभी तक 34 इयर्स तक पावर में रही थी। ममता लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बन चुकी थी और एक ऐसा पर्टिकुलर डिसीजन, एक ऐसा पर्टिकुलर एपिसोड जिसकी वजह से ममता जो है पूरे बंगाल के लोगों के लिए उस चेंज का सिंबल बन गई थी। 2006 में टाटा मोटर्स ने नैनो प्लांट के लिए सिंगूर वेस्ट बंगाल को चूज किया। दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार, एक स्टेट के लिए जो डेकेड से इंडस्ट्री खोती जा रही थी। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये एक सिग्नल था कि बंगाल इंडस्ट्री अट्रैक्ट कर सकता है, कि ये ओपन है बिजनेस के लिए। ममता बनर्जी ने इसके अगेंस्ट एजिटेशन को लीड किया था। फार्मर लैंड एक्विजिशन का उस टाइम जो इशू था वो रियल था, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन टाटा प्लांट सेटअप होने के बाद जो फायदे हो सकते थे उससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। फाइनली टाटा को जाना पड़ा। टाटा गुजरात चला गया। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया, नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट किया, जॉब्स भी वहां शिफ्ट हो गई और 2011 में ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन जाती है। रतन टाटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा कि बंगाल में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मुश्किल है। प्योरली इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से वो स्टेट जिसे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, उसने क्रिटिकल मूवमेंट पे ऑपोजिट सिग्नल दिया। पॉलिटिक्स जीती, इकोनॉमी नहीं। उस टाइम ममता सही थी या गलत, ये डिबेट आज भी है। जो डिबेट में नहीं है वो ये है कि बंगाल के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के साथ आगे क्या हुआ। 2011 सीपीआईएम गई, तृणमूल कांग्रेस पावर में आई। बंगाल में 34 सालों बाद पहली बार एक्चुअल चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ। एक मूवमेंट के लिए होप था, लेकिन मशीनरी पहले से ही रिबिल्ड हो रही थी, सिर्फ अलग झंडे के नीचे। 3.5 डेकेड्स तक सीपीआईएम का जो एक स्ट्रक्चर था जिसमें पार्टी कार्डर जो है वो पैरेलल स्टेट की तरह ऑपरेट करता था, टीएमसी ने उसी सिस्टम को पूरी तरीके से रेप्लिकेट कर दिया। टीएमसी ने टर्मिनोलॉजी बदल दी, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहा। कट मनी नाम का जो फ्रेज था ये इतना ज्यादा फैल गया था कि ममता बनर्जी को पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ा था। चाहे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो, चाहे कोई भी फ्री बेनिफिट हो, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जो लोगों के लिए बने हुए थे, उनका परसेंटेज पहले पार्टी वर्कर्स के पास जाता था, आज भी जाता है। टीएमसी के ग्राउंड लेवल वर्कर्स एक कमीशन बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, स्कॉलरशिप डिस्बर्समेंट, हर पॉइंट पे एक लोकल पार्टी ऑपरेटिव है जो फैसिलिटेट करता है, अपना कट लेता है। ये कोई फ्रिंज एक्टिविटी नहीं है। मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस और लीडरशिप के एडमिशंस ने इसे सिस्टेमिक कंफर्म किया है। अब यहाँ पे देखिए पुलिस का एंगल भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल में कंसिस्टेंटली रिपोर्ट होता रहा है कि लोकल लॉ एनफोर्समेंट जो है रूलिंग पार्टी के लोकल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट होकर ऑपरेट ही नहीं कर पाती है। ये सीपीआईएम के टाइम में भी होता था और टीएमसी के टाइम में भी आराम से चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब पुलिस का कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी प्रोसेस है, वो तब तक कंप्लीट नहीं हो पाता जब तक उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेरेंस ना हो। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को आप टीएमसी के गुंडे भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को आप गैंग्स ऑफ टीएमसी भी कह सकते हैं। तो इनके इंटरफेरेंस के बगैर कोई प्रोसेस आगे बढ़ता ही नहीं है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो कॉमन सिटीजन है, आम आदमी है, उसका जो जस्टिस लेने का स्कोप है, स्पेस है, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। इस सब के बॉटम में जो इंसान है, हिंदू या मुस्लिम, टीएमसी सपोर्टर या टीएमसी अपोजर, उसके लिए हर गवर्नमेंट इंटरेक्शन का एक अनऑफिशियल कॉस्ट है, जहां पॉलिटिकल लॉयल्टी सिविक लाइफ की प्री कंडीशन है। इलेक्शन सीजन की फिजिकल वायलेंस विजिबल पार्ट है, ये इनविजिबल पार्ट जो है पूरा साल चलता है। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का जो इशू है बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है।
इनफैक्ट अर्ली 2000 में ममता बनर्जी ने पब्लिकली रेज किया था इस इशू को, पार्लियामेंट के अंदर रेज किया था। अनसिक्योर्ड बॉर्डर्स और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में उनके कंसर्न्स उस टाइम काफी स्पेसिफिक थे, काफी पॉइंटेड भी थे। 2011 के बाद पॉलिटिकल कैलकुलस बदला। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगनास, इन सब में सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिनमें से बहुत सारे टीएमसी के वोटर्स हैं। इन्फिल्ट्रेशन इशू को एग्रेसिवली एड्रेस करना इलेक्टोरल रिस्क कैरी करता था, तो इशू सिस्टमैटिकली एड्रेस नहीं हुआ। बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ऐसा है जो फेंस से सिक्योर नहीं किया जा सकता। नदी का बॉर्डर है इच्छामती, कालिंदी और कुछ और रिवर्स जो नेचुरल बाउंड्री बनाती है। यहाँ कन्वेंशनल फेंसिंग फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑनगोइंग रहे, मालदा में कम्युनल टेंशन या फिर मुर्शिदाबाद में वायलेंस या फिर नॉर्थ 24 परगनास, वो तो हमेशा क्राइम और पॉलिटिकल वायलेंस के डेटा में अपेयर करता है। यहाँ रहने वाले लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं, उन लोग को एक ऐसी जोन की इंस्टेबिलिटी झेलनी पड़ती है जिसको पॉलिटिकली गवर्न करना काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ये एक पैटर्न है जो बंगाल की गवर्नेंस पे रिपीट होता है। इश्यूज जो पॉलिसी डिफाइन कर सकते थे पॉलिटिकली काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं ऑनेस्टली हैंडल करने के लिए, तो वो ओपन रहते हैं, और जो वायलेंस जनरेट करते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। टीएमसी और बीजेपी दोनों इस इशू को मोबिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, किसी ने भी सीरियसली गवर्न किया नहीं इसके अराउंड। 1947 में कोलकाता और मुंबई इकोनॉमिकली कंपेरेबल थे इंपॉर्टेंस में। आज गैप वाइड और डॉक्यूमेंटेड है। बंगाल लार्जर इंडियन स्टेट्स में लोएस्ट पर कैपिटा इनकम्स में से एक है। कोलकाता जो कभी इंडिया का कमर्शियल सेंटर था, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद से मोस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सिग्निफिकेंटली पीछे है। बाकी मेट्रो सिटीज से अगर कंपेयर करें तो बंगाल से जो ब्रेन ड्रेन है वो रियल है, वो आउटगोइंग है। जो स्टूडेंट्स आईआईटीज जाते हैं या आईआईएम्स जाते हैं या मेडिकल कॉलेजेस जाते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वापस नहीं आते क्योंकि जॉब्स यहाँ पे है नहीं। बिजनेस सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फाइनली हो क्या रहा है, जो डेकेड्स ऑफ एक्यूमुलेटेड इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हो जाता है, या फिर दूसरे शहरों की तरफ या दूसरे देशों की तरफ। ये 80 साल के एक्यूमुलेटेड पुअर डिसीजंस एक मैप पे कैसे दिखते हैं। पार्टीशन, 34 साल का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, नैनो प्लांट का जाना, ऑनगोइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसमें से किसी ने अकेले बंगाल नहीं तोड़ा। साथ में इन्होंने एक ऐसा स्टेट बनाया जो कंसिस्टेंटली अपनी खुद की पोटेंशियल से अंडर परफॉर्म करता रहा। 2019 लोकसभा इलेक्शंस, बीजेपी ने बंगाल में 18 सीट जीती। 2014 में 2 सीट जीती थी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मल्टीपल रैलीज की। सोनार बांग्ला यानी गोल्डन बंगाल बीजेपी का कैंपेन प्रॉमिस बना। बंगाल का पॉलिटिकल मैप एक रात में बदल गया। 2 पावरफुल पार्टीज एक ही टेरिटरी के लिए कम्पीट कर रही थी। वायलेंस एस्केलेट हुआ, प्री पोल क्लैशेस, बूथ जैमिंग, वर्कर्स पे फिजिकल अटैक्स। ये 2019 में और फिर 2021 में असेंबली इलेक्शंस के दौरान बंगाल के अक्रॉस रिपोर्ट हुए। टीएमसी ने वो इलेक्शन सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी से जीता। जो 2021 के बाद हुआ वो बहुत बड़ा नेशनल इशू बन गया। पोस्ट पोल वायलेंस अक्रॉस बंगाल, घर जले, दोनों पार्टीज के वर्कर्स पर हमला हुआ, लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर नोटिस किया। सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने को कहा गया। मल्टीपल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट्स फाइल की। स्केल इतना सीरियस हो गया था इसलिए पार्लियामेंट में भी रेज हुआ था। बंगाल में ये नया नहीं था। सीपीआईएम विक्ट्रीज के बाद पोस्ट पोल वायलेंस का वही पैटर्न था। पार्टीज के नाम बदलते हैं, पैटर्न सेम रहता है। वो इंसान जो मिक्स पॉलिटिकल नेबरहुड में रहता है, जिसने लूजिंग साइड को वोट दिया, जिसके घर पे रॉन्ग फ्लैग है, वो बंगाल में हमेशा वल्नरेबल रहा है, चाहे कोई भी जीते। बंगाल का पॉलिटिकल वायलेंस पार्टीजन नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, इसलिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि सिर्फ सरकार बदलने से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। 2026 बंगाल असेंबली इलेक्शंस इस पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेस्ट हुए हैं। जो सवाल पूछे जाने की जरूरत है वो ये है, पॉलिटिकल वायलेंस के लिए क्या कुछ स्पेसिफिकली बदल पाएगा? बीजेपी जीत जाती है तो ये आउटकम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। चैलेंज अलग होगा लेकिन सीरियस, क्योंकि बंगाल के अंदर जो ग्राउंड पे लोकल कार्डर है बीजेपी का वो इतना स्ट्रांग नहीं है अभी, और उसके अलावा स्टेट लेवल पे जो गवर्नेंस है उसका एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। और हिस्ट्री एकदम क्लियर है, जब जब बंगाल के अंदर पावर शिफ्ट हुआ है तो वायलेंस की वेव आई है। 1977 देख लीजिए, 2011 देख लीजिए या 2021 देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि 2026 में भी सेम पैटर्न रिपीट हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल की वायलेंस प्रॉब्लम पब्लिकली एक्नॉलेज की। एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस रूटीनली डिप्लॉय हुई, और वो रिवर बॉर्डर जहां फेंसिंग पॉसिबल नहीं थी, तो जो सोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ वो बहुत अनयूजुअल था। नदियों में क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स, एक अनकन्वेंशनल डेटरेंट। जब फेंस नहीं लगा सकते थे तो नेचर को ही बैरियर बनाना पड़ा। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है, ये एक स्टेट की सिक्योरिटी रियलिटी है, जहां ऑप्शंस इतने लिमिटेड हैं कि वाइल्ड लाइफ एक एक्चुअल स्ट्रेटजी बन जाती है।
लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। क्या वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी पोस्ट इलेक्शन? क्या रिवर बॉर्डर की सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी या ये इलेक्शन तक ही लिमिटेड रहेगा? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन और वायलेंस का डायरेक्ट लिंक जो है वो ग्राउंड रियलिटी से है, और ग्राउंड रियलिटी कैंपेन्स के बाद भी नहीं बदलती। ये स्ट्रक्चरल सवाल है, कॉस्मेटिक आंसर्स से सॉल्व नहीं होते, और 60 सालों का पॉलिटिकल कल्चर जो वायलेंस को एक टूल की तरह नॉर्मलाइज किए बैठा है, वो एक बैलेट से नहीं बदलती है। अगर बदलती है तो अकाउंटेबिलिटी से, एक जुडिशरी से जो फंक्शन करे, एक पुलिस फोर्स से जो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट हो, और वोटर्स से जो कंसिस्टेंटली उन पार्टीज को पनिश करे जो वायलेंस यूज करती है। इनमें से कोई भी चीज बंगाल में फुली इन प्लेस नहीं है, एटलीस्ट अभी। बंगाल एक फेल्ड स्टेट नहीं है, ये एक ऐसा स्टेट है जो कंसिस्टेंटली वो नहीं बन पाया जो उसे होना चाहिए था। कल्चर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन रियल है, लोग जेन्युइनली रिमार्केबल तरीके से रेजिलिएंट है। लेकिन रेजिलियंस और प्रोग्रेस एक नहीं होते, दोनों अलग चीजें हैं। और सालों से बंगाल का एक कॉमन सिटीजन जो है वो पार्टी से, रिलीजन से और डिस्ट्रिक्ट से अलग एक ऐसे सिस्टम की कीमत चुका रहा है जो पॉलिसी और अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा फेयर और पैटर्नेज पे चलता है। इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, स्पीचेस होंगी, और कहीं बंगाल में किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, कोलकाता के किसी मोहल्ले में, मुर्शिदाबाद के किसी छोटे से शहर में कोई इलेक्शन की रात ये सोचते हुए गुजारेगा कि सुबह सेफ होगी या नहीं। ये स्टोरी उस इंसान की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, किसी आइडियोलॉजी की नहीं। वो इंसान जो सिर्फ जीना चाहता है बिना पॉलिटिक्स की कीमत चुकाए। वोट, वायलेंस एंड बंगाल, एक साइकिल जो हर उस गवर्नमेंट से ज्यादा टिका है जिसने इसे खत्म करने का प्रॉमिस किया है।